Hello student, good morning to all. Now start last point of टोटोमेरिज्म. हमने आपको कल बोला था कि टोटोमेरिज्म कहाँ स्टेबल होता है, इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म. उससे पहले हम जान लेते हैं कि टोटोमेरिज्म में केवल हमने कीटो और इनॉल भी बताया था. कीटो और इनॉल में टोटोमेरिज्म होता है. और भी कई कंडीशंस होते हैं जहां टोटोमेरिज्म विल पॉसिबल्स, जहां टोटोमेरिज्म क्या है, पॉसिबल है. तो हम बाकी कंडीशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं. आप बाकी कंडीशन के बारे में राइट डाउन करेंगे कि और किस किस कंडीशन में टोटोमेरिज्म पॉसिबल है. यस ना. मैं आपको क्या करूंगा कि जो कहां पर इनॉल फॉर्म, कहां पर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसका डिस्क्रिप्शन मैं थोड़े दिन बाद दूंगा. क्यों? क्योंकि रिजोनेंस पढ़ाना बाकी है, एरोमेटिक पढ़ाना बाकी है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाना बाकी है. तो अगर मैं बता भी दूंगा तो याद करने जैसा हो जाएगा. ठीक है. तो वो जितने भी उसके फैक्टर, वो फैक्टर भी पढ़ाया नहीं. तो वो जीरो से जब स्टार्ट होगा तो मैं एक दोबारा क्या करूंगा, टोटोमेरिज्म पे बता दूंगा कि ये इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कि कीटो फॉर्म एरोमेटिक बन रहा है, नॉन एरोमेटिक बन रहा है. तो वहां पर मैं उस चीज को वहां डिस्कस करूंगा आफ्टर जो मैं रिजोनेंस, इंडक्टिव, हाइपर पढ़ाने के बाद उसको डिस्कस करूंगा. ठीक है. तो मैं अपने अकॉर्डिंग क्या करूंगा, टोटोमेरिज्म का जो स्टेबिलिटी है वो रोक दूंगा, क्योंकि वो बता तो दूंगा, अभी समझा भी दूंगा, बट वो फील नहीं आएगा कि टोटोमेरिज्म हो, इसमें हाइपर हो रहा है, इसमें रिजोनेंस हो रहा है. मैं केवल लिख के दे दूंगा इसमें रिजोनेंस हो रहा है, इसमें हाइपर हो रहा है. आप समझ नहीं पाओगे कैसे रिजोनेंस हो रहा है, कैसे हाइपर हो रहा है. उसके लिए वेट करना पड़ेगा. ठीक है. तो आगे आप लिख लो कि टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म कहां कहां, या कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म. कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म. एक टोटोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन है, और हमने आपको केवल एक बताया था, कीटो और इनोल. बरोबर है. फर्स्ट कंडीशन इज दैट अगर CH3 है और C डबल बॉन्ड O है और CH3 है, ये कीटो फॉर्म है, तो कीटो इज कन्वर्टेड इनटू इनोल. और ये जो होता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ CH3 हो जाएगा. ये इनोल फॉर्म हो जाएगा. ENE और OL, इनोल. कीटो एंड इनोल इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जहां के इक्विलिब्रियम, KC के वैल्यू लिखा जाता है प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट. ठीक है. तो हम स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे. ये कीटो इनोल फॉर्म है. यहाँ हमने सब कुछ इसके ऊपर डिस्क्राइब कर दिया. मेनली यही इसका पार्ट है, कीटो और इनोल फॉर्म. लेकिन केवल यहीं पर टोटोमेरिज्म नहीं होता है. दूसरा कंडीशन क्या है टोटोमेरिज्म होने का, वो आप लिखोगे इमाइन, इमाइन, इनेमाइन, इमाइन, इनेमाइन, इमाइन, इनेमाइन टोटोमेरिज्म. इसको बोला जाता है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म. दैट इज कॉल्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म. अब हम पढ़ेंगे इमाइन, इनेमाइन टोटोमेरिज्म. ठीक है. तो कंडीशन बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जान चुके हो. C डबल बॉन्ड O NH2 अगर इस कंडीशन में है, बराबर है क्या. अब मुझे बताओ यहां पर तुम मैकेनिज्म जब पढ़े थे, उस मैकेनिज्म में हाइड्रोजन क्या हो रहा था, यहां अटैक कर रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा था. तो मुझे अब बताओ कि हाइड्रोजन यहां भी है और हाइड्रोजन यहां भी है, तो किस हाइड्रोजन को ब्रेक करना पसंद करेगा, किस हाइड्रोजन को ब्रेक करना पसंद करेगा, नाइट्रोजन वाला या कार्बन वाला. आंसर करो. एन वाला. बिल्कुल सही है ना, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो ये न वाला क्या कर लेगा, ये हाइड्रोजन को. तो ये तुम्हें आना चाहिए, ये लॉजिक अपने आप में डेवलप होना चाहिए कि एन वाला क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा. अब जब ये एन वाला टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3C, और यहाँ क्या हो जाएगा, NH. मालूम है कैसे बनाना है, डायरेक्ट यहाँ हाइड्रोजन को हटाना है, ये हाइड्रोजन यहाँ लगा देना है, और जहां से हाइड्रोजन हटाओगे उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है. तो डबल बॉन्ड का लगाना और OH बनाना.
तो ये आ गया आपका, ये है इमाइन और ये है इनेमाइन, तो इसको बोलेंगे इमाइन और ये बोलेंगे इनेमाइन। इमाइन और ये हो गया इनेमाइन, तो इसको बोलते हैं इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म। तो यहां भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, बरोबर है, यहां भी टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म और इसको बोलते हैं इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म। आप समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन वाला बॉन्ड हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन उसका वाला नहीं निकलेगा, बरोबर है। सो हम NH में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, यहां NH में कहा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड अकेले बना लेगा क्या? यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए कोई दूसरा चाहिए ना, इंट्रा थोड़े ना, ये इंटर के लिए दूसरा मॉलिक्यूल चाहिए ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन जाएगा इसमें? अब मान लो तुम लेते हो H2SO4 लेते हो ना, तो लेते हो तो यहां पर ये बॉन्ड तोड़ते कि नहीं तोड़ते? तब तुम बोलोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसलिए बॉन्ड नहीं टूटेगा। हम यहाँ बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। तुम फास्फोरिक ये बोलते हो ना, फास्फोरस में OH, और ये बोलते कि नहीं बोलते कि बॉन्ड ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। तो यहाँ बोलोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जल्दी बॉन्ड को ब्रेक करता है, उसमें पोलैरिटी ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और पोलैरिटी ज्यादा डेवलप हो जाएगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हाइड्रोजन जल्दी ब्रेक हो जाएगा, बरोबर है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो H2SO4 फिर H+ रिलीज नहीं करता, फास्फोरिक एसिड H+ रिलीज नहीं करता, कार्बोनिक एसिड H+ रिलीज नहीं करता। यहाँ पर ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इमाइन से क्या बन गया? इनेमाइन। दैट इज कॉल्ड इमाइन इनेमाइन टोटोमेरिज्म, बरोबर है। नेक्स्ट है नाइट्रोसो ऑक्जाइम टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट है नाइट्रोसो ऑक्जाइम, नाइट्रोसो ऑक्जाइम, नाइट्रोसो ऑक्जाइम, नाइट्रोसो ऑक्जाइम, नाइट्रोसो ऑक्जाइम टोटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्जाइम टोटोमेरिज्म, नाइट्रोसो मतलब NO। अगर मैं लिखूं CH3NO, ध्यान देना मैं इधर बना रहा हूं CH3NO, CH3N डबल बॉन्ड O। अब सोच लो एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन टूटे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये टूटेगा, ये यहां जाएगा तो C डबल बॉन्ड C और ये H और ये H, C डबल बॉन्ड N होगा ना, और ये क्या हो जाएगा? OH। तो यहां पर डबल बॉन्ड को H बनाना है और यहां डबल बॉन्ड लगा देना है। तो ये हो गया नाइट्रोसो, NO ग्रुप इज नाइट्रोसो, और ये हो गया ऑक्जाइम। तो ये बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्जाइम टोटोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा? नाइट्रोसो ऑक्जाइम टोटोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रो एसिटी नाइट्रो, नाइट्रो एसिटी नाइट्रो टोटोमेरिज्म। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं CH3 और NO2, बरोबर है। थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इसको। अब यहां है N डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना। अब ये क्या होगा? C डबल बॉन्ड O है, ऐसे लिख देता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये यहां जाएगा
ठीक है, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा OH और ये कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट ही बना रहेगा। इसको बोलते हैं नाइट्रो एसिटी नाइट्रो टोटोमरिज्म। नाइट्रो एसिटी नाइट्रो टोटोमरिज्म। तो कीटो इनोल टोटोमिज्म, इमाइन इनेमाइन टोटोमिज्म, नाइट्रोसोक्साइम टोटोमिज्म और ये नाइट्रो एसिटिनाइल एसिटी नाइट्रो टोटोमरिज्म। तो 4 टाइप लिखवा दिया हमने, 4 टाइप हमने बता दिया। तो यहां भी टोटोमरिज्म पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा जो फेमस है वो इनोल और कीटो है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहां पर टोटोमरिज्म नहीं होता है, बरोबर है। अब नेक्स्ट है एमाइड और इमिडोल टोटोमरिज्म। नेक्स्ट है फिफ्थ जो है वो है एमाइड, एमाइड और इमिडोल, इमिडोल टोटोमरिज्म। इमाइड इमिडोल टोटोमरिज्म, बरोबर है। एग्जांपल लेते हैं RC डबल बॉन्ड O और NH2, एसिड अमाइड, ये आपका क्या हो गया एसिड अमाइड। अब क्या होगा इसका, अब यहां पर मान लो CH3 हमने ले लिया या कोई भी R एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, और बॉन्ड ये तोड़ने के बजाय ये बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन वाला ये मत तोड़ देना, अब ये वाला तोड़ोगे, इसमें लगाओगे डबल बॉन्ड, बराबर है क्या, एक और कार्बन लेना पड़ेगा, एक लगाओगे डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन का एक निकाल दो यहाँ से हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन के लोग चले जाओ यहाँ पे, ये हो गया इमाइड और ये इमिडोल, दैट इज कॉल्ड इमाइड इमिडोल टोटोमरिज्म। तो एक एसिड एमाइड भी क्या दिखाता है, टोटोमरिज्म दिखाता है, इसको बोलेंगे इमाइड इमिडोल टोटोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है C डबल बॉन्ड O H CH3। ध्यान देना यहां पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5। यहां तो इसके पास कोई अल्फा नहीं है, अल्फा H नहीं है, इसके राउंड है, यहां से जाएगा और मैं मैकेनिज्म बता चुका हूं, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल सिंगल और माइनस में क्या होगा, रिजोनेंस होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड यहां आएगा और माइनस कहां जाएगा, यहां, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं माइनस को, और ये यहां लगा हुआ है, ये यहां पर H टूटेगा और यहां क्या लगेगा माइनस, डबल सिंगल और निगेटिव में क्या होगा, रिजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा और माइनस यहां जाएगा। अब क्या होगा, अब ये जो डबल बॉन्ड है ये रिजोनेंस करवाएगा और रिजोनेंस करवाने के बाद ये डबल बॉन्ड यहां आएगा और माइनस यहां जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3 और डबल बॉन्ड C और O माइनस हो गया और H हो गया। अब H प्लस अटैक करेगा तो CH2 CH और C CH3 और डबल बॉन्ड C OH और ये हो गया H। तो इसको बोलते हैं 1,5 टोटोमरिज्म। ये भी एक टाइप हो गया 1,5 टोटोमरिज्म, दैट इज कॉल्ड 1,5 टोटोमरिज्म, दैट इज कॉल्ड 1,5 टोटोमरिज्म। अगर आगे भी एक्सपेंड करना है तो हम कर सकते हैं, बट जो मतलब आगे भी रिजोनेंस करवाना है तो हम करवा सकते हैं, बट 1,5 टोटोमरिज्म के नाम से हम इसको जानेंगे, दैट इज नोन एज 1,5 टोटोमरिज्म। ठीक है, एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं 1,5 टोटोमरिज्म का, जो ऑलरेडी मैं तुम्हें करवा चुका हूं। तो 1,5 टोटोमरिज्म का एग्जांपल एक और मैं ले रहा हूं, यहाँ पे है 1,5 टोटोमरिज्म का एग्जांपल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5, दिस वन इज ऑल्सो ये 1 टाइप ऑफ टोटोमरिज्म, और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा ये, और यहाँ OH और यहाँ पर
हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जाएगा तो यहां पर निगेटिव आएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, बरोबर है क्या? और ये एरोमेटिक बन गया। ये है 1,5 टोटोमेरियम और ये हाईली स्टेबल होता है। 1,5 टोटोमेरियम के दो एग्जांपल में बता दिया, एक चेन में बता दिया और एक आपको रिंग में बता दिया। आप ध्यान में रखोगे। 6 पॉइंट हो गया। ये सब मैं पॉइंट समराइज करके लिखवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी सब ये सब बता चुका हूं मैं कि 1,5 टोटोमेरियम कैसे होता है और किस कंडीशन में होता है, बरोबर है क्या? नेक्स्ट लिखना, प्रीडोन, प्रीडोन, हाइड्रोक्सी प्रीडोन, प्रीडोन। नेक्स्ट कौन सा था? 7 नंबर, 8 नंबर, जो भी नंबर लिख लेना। प्रीडोन, प्रीडोन, प्रीडिन, प्रीडिन से बना हुआ प्रीडोन, प्रीडोन, हाइड्रोक्सी प्रीडोन, प्रीडोन, हाइड्रोक्सी प्रीडोन, टोटोमेरिज्म। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, बस जो मैंने यहां पर बताया वही वाला एग्जाम्पल उठाते हैं। बस यहां पर क्या लगा देते हैं? नाइट्रोजन, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड। तो सेम टू सेम एग्जाम्पल से बस कार्बन के बदले हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। अब ये 1 1 2 3 4 5, ये हाइड्रोजन टूटेगा, रिजोनेंस होगा। कैसे रिजोनेंस होगा वो मैं थोड़ा बहुत समझा दिया आपको। ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस आएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां लगेगा, माइनस यहां लगेगा, ये डबल बॉन्ड यहां लगेगा, माइनस यहां लगेगा, ये क्या हो जाएगा? OH, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पर क्या है? नाइट्रोजन। इसको बोलते हैं प्रीडोन और हाइड्रोक्सी प्रीडोन टोटोमेरिज्म। तो ये कहने का मतलब है दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ 1,5 टोटोमेरिज्म। तो दिस इज ए टाइप ऑफ 1,5 टोटोमेरिज्म, लेकिन हम इसको प्रीडोन और हाइड्रोक्सी प्रीडोन नाम के अकॉर्डिंग प्रीडिन, प्रीडिन, प्रीडिन मालूम है ना? ये है प्रीडिन। ये प्रीडिन के नाम पे इसको प्रीडोन और हाइड्रोक्सी प्रीडोन टोटोमेरिज्म के नाम से इसको जाना गया है, बरोबर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखना 8 नंबर। 8 नंबर जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल देख लो। ये है NO और ये है OH, ठीक है? NO और एक है OH, नाइट्रोसो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। ये वाला ग्रुप को नाइट्रोसो हो जाएगा। अब ध्यान से देखना है कैसे होगा। मैं इसको इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। N डबल बॉन्ड O और यहां O और H। अब देखो यहां तो हाइड्रोजन नहीं है ना। अब देखो इसमें टोटोमेरिज्म कैसे होगा। इसमें टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, नाइट्रोसो वाला में पॉसिबल है। देखो कैसे, यहां से इसको तोड़ो, पहले हम तोड़ के बाहर निकाल रहे हैं। यहां से इसको तोड़ो, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये O माइनस,
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और ये एन डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा। अब रिजोनेंस करवा दो, डबल सिंगल निगेटिव। रिजोनेंस करवाते समय ध्यान में रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब रिजोनेंस करवाते समय क्या ध्यान में रखोगे, ये डबल यहां आएगा तो निगेटिव यहां जाएगा यहां पे, अब फिर डबल सिंगल और निगेटिव, डबल सिंगल और निगेटिव, फिर से रिजोनेंस हुआ, ये डबल यहां आएगा तो निगेटिव यहां जाएगा, बराबर है। ध्यान देना, अब यहां है एन डबल बॉन्ड ओ, निगेटिव कहां आ चुका है यहां। अब फिर देखना डबल सिंगल और निगेटिव फिर से कंजुगेशन में है, तो फिर ये निगेटिव कहां जाएगा, यहां जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आएगा। तो ये अगर डबल बॉन्ड नहीं भी लगाने आ रहा है तो वेट करो, रिजोनेंस में हम इसको सिखाएंगे। तो ये ऐसा नहीं कि हम कंसेप्ट आगे बढ़ गए, हम रिजोनेंस में इस कंसेप्ट को लाने वाले हैं। तो यहां से ये पहले से ये ऑलरेडी यहां से ये बॉन्ड, इस बॉन्ड का कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है, तो हमारा रिजोनेंस कहां से हुआ है, डबल सिंगल निगेटिव, तो निगेटिव यहां आया है, फिर डबल सिंगल निगेटिव, निगेटिव यहां गया है, फिर डबल सिंगल और निगेटिव, निगेटिव यहां गया है। ये बॉन्ड ऐसे के वैसे है। अब ये जो हाइड्रोजन यहां से टूटा हुआ था वो यहां पर जंप मार के अटैक कर लेगा और यहां पर ये कंपाउंड जो है वो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो है वो टोटोमरिज्म पॉसिबल है। और इन सब क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान में रखोगे, इस पे डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना। ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई अक्सर क्वेश्चन ये एग्जाम्पल्स में, मतलब ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन, जब क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता है तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को डाले जाते हैं जहां रिजोनेंस का आपको अच्छी तरह नॉलेज होता है। तो रिजोनेंस हमने कैसे करवा दिया, अगर किसी को नहीं भी आ रहा होगा तो वेट करो उसको, जब हम रिजोनेंस में आएंगे तो मैं तुम्हें क्लियर बता दूंगा कि रिजोनेंस में कैसे कैसे चार्ज कहाँ क्रिएट होता है और कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो। अब देखो यहां पे ध्यान देना, इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 17 टोटोमरिज्म हुआ है, इसको हम बोलते हैं। यहां 1 5 बोले, यहां बोलेंगे 17 टोटोमरिज्म, 17 टोटोमरिज्म, दैट इज नोन एज 17 टोटोमरिज्म। तो मैं तुम्हें टोटोमरिज्म इतना डेप्थ में पढ़ा दिया कि इतना अगर एग्जाम्पल सही सही आ गया तो एक भी क्वेश्चन टोटोमरिज्म पे नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, ये हटा दे रहा हूं मैं, ऊपर वाला हटा दे रहा हूं, नीचे वाला राइट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर या 10th नंबर जो भी हो। अब ध्यान देना, ध्यान देना। अब इसमें ब्रिज एटम मत सोच लेना, इसमें ब्रिज एटम नहीं है, यहां डबल बॉन्ड ओ है। अब ध्यान देना इसको, यहां पर है हाइड्रोजन, अब इसको हालांकि हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। यहां हाइड्रोजन, अब ये अल्फा एच यूज नहीं करके, इसका अल्फा एच ये है, और ध्यान देना ब्रिज एटम नहीं है, ये अल्फा एच यूज नहीं करके ये अल्फा एच यूज करता है और इस दोनों में बॉन्ड क्रिएट कर देता है और ये बन जाता है OH। ये अल्फा, ये H यूज करके इंटरनली ये बॉन्ड टूटा, तो टूटा तो क्या बना H प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड टूटा माइनस और ये क्या बना प्लस। अब इस प्लस में और ये माइनस में क्या हो गया, अट्रैक्शन, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहां मैं हाइड्रोजन नीचे लिख रहा हूं, तो यहां पर प्लस और माइनस में बॉन्ड का इंटरनली इस कार्बन और इस कार्बन में, और इंटरनली रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। बाकी रिएक्शन से जो इंटरनली रिएक्शन होता है, इंटरनल जहां पर रिंग का फॉर्मेशन और रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो ये जो है इस यहां पर डबल बनाने के बजाय, जब तक ये यहां पर डबल बनाए
जब तक ये यहां पर डबल बनाए, जैसे ये डबल बॉन्ड O है तो ये O हटा के यहाँ डबल लगा दे और ये H बना दे, बराबर है क्या, और यहां से हाइड्रोजन यूज करके ये डबल बॉन्ड बना दे, तो जब तक ये इसको डबल बनाए तब तक ये इंटरनली कंपनसेट हो जाता है। जब तक इस हाइड्रोजन को ये यूज करे तब तक ये हाइड्रोजन यहां से ब्रेक होके तुरंत अटैच हो जाता है, प्लस और माइनस। देखो कैसे अटैच हुआ, जो हाइड्रोजन यहाँ वाला है वो टूटेगा, टूटने के बाद H+ बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलेगा माइनस क्रिएट होगा, और उसी समय ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ माइनस लगेगा और ये प्लस लगेगा, और प्लस और माइनस में तुरंत क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जब तक इस हाइड्रोजन का यूज करे तब तक ये रिएक्शन कर चुका होता है और यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये कंपाउंड बनाना गलत है, ये भी हम बना सकते हैं, लेकिन मेजर बनेगा ये, ऐसा नहीं कि गलत नहीं है, मेजर इसका फॉर्मेशन होगा। अब इसका लॉजिक ये है कि जब तक इस हाइड्रोजन को ये यूज करता है तब तक ये इंटरनली हाइड्रोजन को ये लेके और रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। कहने का मतलब ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ जाना फास्ट होता है, यहाँ से यहाँ जाना उसको स्लो होता है। तो ये नहीं गलत नहीं है, स्लो है, यानी 100 में 2-4 बनेंगे और ये 100 में 95-96% बनेंगे, क्योंकि इंटरनली कंपनसेट जो होता है, इंटरनली जो रिएक्शन होता है, कंपनसेट नहीं, इंटरनली जो रिएक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है। तो इसको बोलते हैं स्पेस टोटोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड स्पेस। कहीं डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है फिर भी हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेस टोटोमेरिज्म। स्पेस टोटोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड स्पेस टोटोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एनायन टोटोमेरिज्म। एनायन टोटोमेरिज्म, एनायन टोटोमेरिज्म लिख लेना, एनायन टोटोमेरिज्म 10th नंबर, एनायन टोटोमेरिज्म। अब क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है, चलो बता दे रहा हूं स्टेप। ये बॉन्ड टूटेगा, CH3CH+ होगा क्योंकि Cl- निकलेगा, फिर ये CH, उसी समय ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये टूटेगा तो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, और प्लस पास में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो ये मोर स्टेबिलिटी की तरफ माइनस आएगा। अब तुरंत इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये CH2+ बना हुआ है। अब Cl- जो यहाँ से निकला हुआ था यहाँ से, वो Cl- इसके ऊपर अटैक मारेगा और ये बन जाएगा CH3CH, CH और CH2 और ये Cl बन गया। कहने का मतलब है ये जो Cl यहाँ अटैच था, अब ये Cl कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो इसको हम बोलते हैं एनायन टोटोमेरिज्म, दैट इज कॉल्ड एनायन टोटोमेरिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि CH3CHCl और CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां हो जाएगा Cl, ठीक है। तो इससे ये इंटर कन्वर्जन हो गया, दैट इज कॉल्ड एनायन टोटोमेरिज्म। ये भी एक टोटोमेरिज्म का टाइप ही है। तो इतने टाइप हमने 10-11 टाइप आपको बता दिए, इतना आप ध्यान में रखोगे, इससे ज्यादा टोटोमेरिज्म आपको नहीं आएगा। बस एक पॉइंट्स और है कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब चीजें हम
उसको फैक्टर में यूज करेंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि हम वो पढ़े नहीं है, तो उसके लिए मैं अभी बाद में ही उसको मतलब रिजोनेंस वगैरह पढ़ाने के बाद में इसको मैं पढ़ाऊंगा। आपको टोटोमिज्म का पार्ट ये खत्म हो गया, ठीक है। तो टोटोमिज्म क्या होता है, आइसोमिज्म का ये पार्ट है, स्ट्रक्चर का पार्ट है, टोटोमिज्म किस कंडीशन में होता है, अलग अलग टाइप में कंडीशन क्या होता है, ब्रिज बॉन्ड पे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। रिजोनेंस के थ्रू कैसे होगा, 1,5 टोटोमिज्म कैसे होगा, 1,7 टोटोमिज्म कैसे होगा, नाइट्रोसन में कैसे होगा, नाइट्रो में कैसे हो जाएगा, एसिड अमाइड में कैसे हो जाएगा। तो ये सब टोटोमिज्म आपको कराने आना चाहिए। ओके, तो ये आपका टोटोमिज्म का पार्ट हो गया खत्म। अब मैं इनॉल या कीटो कौन ज्यादा स्टेबल है वो बाद में डील करूंगा। तो आप हेडिंग डाल के थोड़ा स्पेस छोड़ देना कि स्टेबिलिटी ऑफ कीटो और इनॉल फॉर्म, या दोनों में से कोई एक फॉर्म जिसका हम लेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कीटो एंड इनॉल फॉर्म, तो ये लिख के और एक पेज या 2 पेज आप स्पेस छोड़ देना, ठीक है। तो हम अब आगे आपको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या क्या पढ़ा दिया, स्ट्रक्चर आइसोमिज्म हो गया, स्ट्रक्चर आइसोमिज्म में पोजीशन आइसोमिज्म CI, चेन आइसोमिज्म CI, पोजीशन आइसोमिज्म PI, फंक्शनल आइसोमिज्म और मेटामेरिज्म, ठीक है। रिंग चेन आइसोमिज्म 5 पढ़ा दिया था। 6 नंबर टोटोमिज्म पढ़ा दिया। 7th नंबर आपको मैंने ज्योमेट्रिकल पढ़ा दिया, ज्योमेट्रिकल भी समाप्त हो गया था। अब 2 बचा हुआ है, वो है ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल, ठीक है। तो अब हेडिंग डालो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ऑप्टिकल इज मेन पार्ट, देन ज्योमेट्रिकल, देन टोटोमिज्म, देन कन्फॉर्मेशनल। ये 3 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, OI, GI एंड टोटोमिज्म। देख लो टोटोमिज्म में इतना चीजें बताया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और अक्सर क्वेश्चन में आता है। या तो तुम प्रोडक्ट बना लो या उसमें पूछ लेगा SN1 SN2, कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे मैकेनिज्म पढ़ोगे तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का उसमें यूज आएगा। तो हेडिंग डाल लेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के पहले एक क्वेश्चन लिखना, मेरे को बताना उसका आंसर क्या है, क्योंकि आपको मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज डिफरेंट इन, 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 पहला पॉइंट लिखना मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा स्टीरियोकेमिकल फार्मूला, स्टीरियोकेमिकल फार्मूला, एंड फोर्थ वन इंपेरिकल फार्मूला, एंड फोर्थ वन इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। कुछ कुछ का डाउट है वो मैं ले रहा हूं। मौर्य सर लास्ट वाले में OH नहीं होगा, OH हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन OH होगा तो डबल बॉन्ड आपको कंटिन्यू लगाने पड़ेंगे। Cl की जगह बोल रहे हो ना, Cl की जगह OH हो सकता है वहां पे, लेकिन वो कंटिन्यू डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद है उत्कर्ष सर, इसमें इमाइन और इमाइड सेम, सेम सेम कहां से होगा, इमाइड अलग ग्रुप है, इमाइन अलग है। एसिटोनाइट्रो रिएक्शन इज नॉट विजिबल, हट गया हो, दिख नहीं रहा था क्या वो एसिटोनाइट्रो वाला, नहीं होगा ऐसे होगा, तो नहीं दिख रहा तो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। जैसे यहां पर है CH3 बराबर है C, यहां पर लिख दे रहा हूं CH3 C
H2NO2, मैं इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूं, CH2 और यहां मैं लिख दे रहा हूं NO2, CN डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, 4 बॉन्ड हो गया। अब यहां से क्या करना है, इसको तोड़ना है, तोड़ के इसको हटाना है, O माइनस OH लगाना है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है, बराबर है क्या। इस हाइड्रोजन का हटाना है, यहाँ OH लगाना है, बराबर है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ लगा देना है, NO2 को ऐसे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा रेजोनेंस पढ़ा लेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ OH लगा देना है और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देना है। रिएक्शन इज नॉट प्रॉपरली विजिबल, राइट साइड दिख नहीं रहा था, आपको बोलना था ना सर, कैन नॉट राइट साइड, बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, राइट साइड नहीं दिख रहा था। हाँ, नाइट्रोल बता दिया, जो नहीं विजिबल होगा लिख के भेज देना, मैं लास्ट में बताता हूं, ठीक है। चलो ऑप्टिकल, ऐसा करता हूं मैं, विशाल सर को एक नोट्स मैं प्रिपेयर करके और उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको भेजता हूं। नोट्स खुद प्रिपेयर, सेल्फ प्रिपेयर करके किस किस टाइप का होता है, कैसे होता है वो करके, और वो स्कैन करके आपको मैं सेंड कर देता हूं, ठीक है। अब जो डस्टिंग हो गया वो दिख नहीं रहा है, मेरे को ही मालूम नहीं चल रहा था वो, तो मैं उसको हैंड रिटेन नोट्स बना के आपको सेंड करता हूं, ओके। अभी आप पढ़ लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दिस वन इज सेकेंड लास्ट आइसोमेरिज्म। उसके बाद कन्फर्मेशनल रह जाए, कन्फर्मेशनल में कुछ नहीं है, इक्लिप्स और गॉच स्टैगर्ड फॉर्म हम बस थोड़ा सा विजुलाइज करके पढ़ते हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही है ऑप्टिकल, और यही तुम्हें कम से कम अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें पढ़ाने में। जितना दिन टोटोमिज्म लगा उतना दिन इसमें लगा, जितना टोटोमिज्म लगा, जितना जीआई लगा उतना इसमें लगेगा। अच्छा हाँ, आंसर भेजो, आंसर स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट, आंसर शायद इसका सी है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला इज डिफरेंट, थर्ड नंबर है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। देखो कैसे, सी डबल बॉन्ड सी, Cl और Cl, यहाँ H है तो C2 H2 और Cl2। अब इसका सीस लिखो या ट्रांस लिखो, दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला तो सेम होगा ना, सीस लिखो या ट्रांस लिखो, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो सीस और ट्रांस का इंपेरिकल फॉर्मूला तो सेम होगा, मोलेकुलर फॉर्मूला भी सेम होगा, तो मोलेकुलर फॉर्मूला विल बी सेम, इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी सेम। स्टीरियो यानी स्पेस आइसोमेरिज्म, इसको स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस में दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट, ये आंसर है थर्ड नंबर, ओके। नाउ हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोम। अब ध्यान से समझना, मैं तुम्हें क्या करता हूं, एक डीपीपी भेजता हूं, बराबर है, उस डीपीपी को आप सोल्व करना अब, नहीं तो सबसे बेटर ये होगा कि आपके पास बुक है, मैंने बुक का पीडीएफ भी भेजा हूं तो डीपीपी भेज दूंगा, बट आप पीडीएफ से पहले करो, उससे जो पीडीएफ से मैंने बुक भेजा है उससे करो, या गोडावत का जो मटेरियल है अगर आपके पास अवेलेबल है उससे भी करो। तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करो उतना ही हो बेटर आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। अब हेडिंग डाल लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, यानी कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड है, इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को लाइट से देखा गया। तो ध्यान से देखो, हमने एक लाइट लिया, लाइट का डायरेक्शन प्रोपेगेशन, लाइट का प्रोपेगेशन सारे डायरेक्शन में है, लाइट विल प्रोपेगेट इन ऑल डायरेक्शन। अब इस लाइट को, ये लाइट है, सिंपल लाइट है,
सिंपल लाइट है। अब इस सिंपल लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, निकोल प्रिज्म से हम पास कराएंगे। जब हम निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे तो ये क्या कर देगा, ये जो सारे डायरेक्शन में प्रोपेगेट है उसको वन डायरेक्शन में कर देगा। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सबको मिला के एक डायरेक्शन में कर देगा। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो निकोल प्रिज्म क्या करता है, सारे जितने भी अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपगेशन है उसको एक डायरेक्शन में कर देता है, वो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज कर देता है एक डायरेक्शन में। अब ध्यान देना, यहां तक तो लाइट का लेना देना था, यहां तक ऑप्टिक्स का लेना देना है। अब इस लाइट को अलग अलग सॉल्यूशन में पास करके देखा गया। चलो अब सॉल्यूशन का नाम भी ले लेते हैं। 3 टाइप के सॉल्यूशन में पास किया गया। चलो हम लेते हैं COOH, OH, H, OH और HCOH। इसका सॉल्यूशन बनाया गया इसमें, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन बनाया गया। मैं सॉल्यूशन अभी लिख दूंगा ABC, यानी यहां से अब केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। तो कोई भी हम अभी इसका नाम, कंपाउंड का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, कोई भी 3 टाइप का सॉल्यूशन मैं आपको कंटेनर में रख दिया। तो यहां तक ऑप्टिक्स था, उसके बाद अब स्टार्ट हो जाएगा केमिस्ट्री। अब 3 टाइप के सॉल्यूशन में पास किया गया और ऑब्जर्व किया गया। ये देखा गया एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को केवल लाइट ये वाला दिखाई देगा और बाहर वाला दिखाई देगा, अंदर क्या हुआ उसको दिखाई नहीं देगा वो, बराबर है क्या। तो एक ऑब्जर्वर है, ये लाइट को इंटर करते हुए देख रहा है और जो बाहर निकल रहा है उसको बस देख रहा है, इसके अंदर लाइट क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं है। तो जो ऑब्जर्वर है वो लाइट को इस डायरेक्शन में पास किया तो लाइट वैसा ही उसको पास बाहर दिखा, यानी सॉल्यूशन का इंटर करने के पहले और सॉल्यूशन में इंटर करने के बाद लाइट जैसा था वैसा ही उसको दिखाई दिया। एक दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें पास किया गया तो ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व किया कि जो लाइट है वो क्लॉकवाइज मुड़ चुका है। कितना एंगल पे मुड़ा वो बाद में हम बात करेंगे, थीटा एंगल। वो जो लाइट है वो क्लॉकवाइज मुड़ चुका है। और एक तीसरे सॉल्यूशन में पास किया गया तो वो देखा ऑब्जर्वर कि लाइट एंटी क्लॉकवाइज मुड़ चुका है थीटा एंगल पे। तो 3 टाइप के ऑब्जर्वेशन उसको दिखाई दिया और इसी ऑब्जर्वेशन से कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जुड़ा हुआ है। ये जितना भी ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और ये एक्सपेरिमेंट एक सेटअप बनाया जाता है जिसको बोला जाता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर, इसको बोला जाता है पोलरीमीटर। तो ये लैब में एक पोलरीमीटर होता है जिसमें जितना भी सेटअप होता है सब सेटअप बनाया होता है, तो उसको बोलते हैं पोलरीमीटर, ठीक है। तो पोलरीमीटर के बारे में थोड़ा बहुत आगे भी बताएंगे, उसका लेंथ क्या होता है जब हम थीटा और एंगल बढ़ाएंगे, रोटेशन बताएंगे तब, ठीक है। अभी बस हम थ्योरेटिकल पार्ट को समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है क्या, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो हमने क्या किया, एक सिंपल लाइट लिया, निकोल प्रिज्म से पास कराया, लाइट को प्लेन पोलराइज बनाया। प्लेन पोलराइज मतलब सब डायरेक्शन को एक बना दिया। ये 3 अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशन से सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी से हमने पास कराया और अलग अलग ऑब्जर्व किया। यानी इसमें जो है सॉल्यूशन से लाइट को पास करके ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसलिए नाम पड़ा ऑप्टिकल, यानी लाइट से कुछ लेना देना है केमिस्ट्री के अंदर। यानी लाइट का इफेक्ट, अब ये लाइट जैसे हमने पास कराया ऐसे और लाइट ऐसे ही निकल गया। अब लाइट ऐसे पास कराया, लाइट क्लॉकवाइज मुड़ के निकला, लाइट को ऐसे पास कराया एंटी क्लॉकवाइज मुड़ के निकला।
तो इस ऑब्जर्वेशन को लेके आया गया केमिस्ट्री के अंदर और देखा गया कि उसमें क्या रिलेशन है, क्या एक रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है, तो एक रिलेशन को हम पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर ये हम ऑब्जर्व करने के बाद हम ये बात बोलेंगे कि जो लाइट है जैसा था वैसा ही पास हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन ए इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो हम लिखेंगे ऐसा था ऐसा ही पास हो गया, ये दिख रहा है ना सबको, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यहां हम लिखेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, यानी वो जो कंपाउंड था वो ऑप्टिकल इनएक्टिव था। कहने का मतलब ये हुआ कि उस पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अब ये जो दोनों है, ये दोनों जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, बोथ आर ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, बोथ आर ऑप्टिकल एक्टिव। यहां लिख लेना ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ये दोनों जो हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव मतलब वो लाइट को इफेक्ट डाल रहे हैं। तो जो लाइट को इफेक्ट डालेगा दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव, और जो लाइट को इफेक्ट नहीं डालेगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव में आता है। बरोबर है? अब ध्यान देना, अभी हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाया भी नहीं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। अभी बस हम एक ऑप्टिक्स लाइट को सॉल्यूशन के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन हुआ वो हमने केवल देखा है। अभी हमने आइसोमेरिज्म के बारे में सोचा भी नहीं है क्या है। तो एक ऑप्टिक्स का लाइट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो हमने केवल देखा। तो हमने ये समझ में आया कि कुछ कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं और कुछ कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने ये हुआ कि हम नोटबुक पे कैसे जानेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अभी हम आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तुम्हें मैं लाइट से और सॉल्यूशन को रिलेट करके पढ़ा रहा हूं। इस लाइट क्या है और सॉल्यूशन क्या है, यानी ऑप्टिकल से सॉल्यूशन को क्या लेना देना है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लाइट एंड सॉल्यूशन, वो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो एक सॉल्यूशन के अंदर हमने लाइट अगर पास किया तो लाइट को मोड़ेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक मोड़ेगा या नहीं मोड़ेगा, इसकी जानकारी लैब में तो मिल जा रहा है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज तो हो जा रहा है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज कैसे हमें मालूम चलेगा? हाउ टू नो दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके, अब मैं बता दूं, अगर ये लाइट को राइट क्लॉक करेगा तो इसको बोलते हैं डेस्ट्रो और लिखते हैं डी से। हालांकि इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, तो लिख लेना, अगर लाइट को सॉल्यूशन विल टर्न क्लॉकवाइज देन दैट इज कॉल्ड डेस्ट्रो, देन दैट इज कॉल्ड डेस्ट्रो, और रिप्रेजेंट करते हैं डी से, दैट इज कॉल्ड डेस्ट्रो। अगर एंटी क्लॉक मोड़ेगा तो लिख लेना दी सॉल्यूशन विच टर्न लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज दैट इज कॉल्ड लिभो। याद रखना लिभो, लिभो मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मोड़ेगा तो लिभो, तो डेस्ट्रो एंड लिभो। तो अगर ऐसे मोड़ दिया तो डेस्ट्रो और ऐसे मोड़ दिया तो लिभो, मुड़ ही गया पूरा। तो क्लॉकवाइज मोड़ा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ेगा तो डेस्ट्रो और ऐसे मोड़ेगा तो लिभो, और कुछ भी नहीं मोड़ेगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पॉइंट लिखवा दे रहा हूं कि ऑप्टिकल एक्टिव में, हालांकि इसको मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव में किसको किसको हम पढ़ते हैं, तो मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड। अब ये मत पूछना कि मीजो कंपाउंड अभी क्या होता है, हम आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर, ठीक है। और इसमें ऑप्टिकल एक्टिव में ये होता है इनेंशियोमर, इनेंशियोमर।
मीजो कंपाउंड, रेशमिक मिक्सचर और इनहेंसर, ये सब बाद में हम समझेंगे क्या होता है। बट हम अभी तुम्हें कितना काम करवाए कि एक लाइट से सॉल्यूशन को क्या लेना देना है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लाइट, ऑप्टिक्स एंड सॉल्यूशन। तो लेना देना है ये कि सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव है तो डेस्ट्रो है कि लीवो है। ये सब चीजें जो है हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो यहां लिख लेना, इट विल बी डन बाय प्रैक्टिकली। ये हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमारे पास पोलरीमीटर होगा, तो हर जगह एग्जाम में तो पोलरीमीटर लेके नहीं चलेंगे ना, ये सॉल्यूशन दिया तुरंत सॉल्यूशन बनाए और उसके अंदर पोलरीमीटर के डाले और देखे चले कि ये डिस्ट्रो है कि लीवो है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। हर बार तो हम एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अभी हम आइसोमेरिज्म पे गए ही नहीं, बरोबर है क्या? आइसोमेरिज्म के बारे में अभी सोचना छोड़ दो, अभी जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। आइसोमेरिज्म एक ही बार बोल दूंगा कि आइसोमेरिज्म है। तो ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है जानना है तो हमें थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज तो समझ में आ गया कि पोलरीमीटर में डालेंगे, लाइट इधर से उधर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, हम जान जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो डेस्ट्रो होगा कि लीवो होगा, हम प्रैक्टिकल नॉलेज हमें चला आया। लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज अगर कोई मैं कंपाउंड दे दूं और नोटबुक पर मैं बोलूं कि बताओ ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये हमें जानना है थियोरेटिकल, उसको हम कैसे जानेंगे? तो हेडिंग डालना, हाउ टू नो दैट एनी कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव इन थियोरेटिकल। हाउ टू नो दैट, हेडिंग डालना, हाउ टू नो दैट, हाउ टू नो दैट, हाउ टू नो दैट, हाउ टू नो दैट एनी कंपाउंड, any compound, how to know that any compounds are optical active or inactive in a term of theoretical या theoretically। यानी हम थियोरेटिकली कैसे जानेंगे? हमने तो बहुत जान लिया पोलरीमीटर से कि सॉल्यूशन को उसके अंदर डाल दो वो बता देगा, हमें थियोरेटिकली कैसे जानना है? तो थियोरेटिकली जानने के लिए हमारे पास कई अलग अलग तरीके हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं? तो पहला तरीका ये है कि हमें वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, यानी वो कंपाउंड अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव दिखाएगा तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अब डिटेल पढ़ेंगे इसके में। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है? तो कंपाउंड शुड बी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। हम आगे वन बाय वन सारे पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे जान पाएंगे कि होगा कि नहीं होगा, हम डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सारे एग्जांपल्स भी करेंगे। दूसरा, अभी मैं कंडीशन बता रहा हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तीसरा, कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। और व्हाट इज कायरल कार्बन, व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, विल डिस्कस। उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, sp2 प्लेनर नहीं होना चाहिए। सबका हम लॉजिक समझेंगे। तो एक ऑप्टिकल एक्टिव थियोरेटिकल जानना है तो हमारे 4-5 चीजें को ज्ञान होना चाहिए।
4-5 चीजें हम देख पाएंगे कि उसका ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है। यानी ये अगर 5 चीजें हम उस कंपाउंड में चेक कर लिए तो हम समझ जाएंगे वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। हमें इसके लिए पोलरीमीटर की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें 5 चीजें चेक करना है। तो मैं 1 बाय 1 कल तुम्हें एग्जांपल्स कराऊंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक किया जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक किया जाता है। हाँ, अभी हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम नहीं लिया और क्या रिलेशन होता है वो हमने नाम नहीं लिया। हम सिंपल 1 बाय 1 चलेंगे तब ऑप्टिकल पूरा समझ में आएगा। यानी कि सब कुछ एक ही बार हौच पौच में करा देंगे और कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे और एग्जांपल्स करते चलेंगे तब हमें 1 बाय 1 सारी चीजें समझ में आएगा। तो मैं कल 1 बाय 1 सबका एग्जांपल्स कराऊंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कब बोला जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री कब बोला जाएगा, कायरल कार्बन कब बोला जाएगा और कायरल कार्बन कब बोला जाएगा, मिरर इमेज कैसे बनता है और उसका सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। बरोबर है क्या? तो ये सब टर्म एक ऑप्टिकल एक्टिव और एक ऑप्टिकल इनएक्टिव होने का डिफरेंशिएट करता है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव एंड दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकल इनएक्टिव थ्योरेटिकली, इन वे ऑफ थ्योरेटिकली। हम थ्योरेटिकली कैसे जान पाएंगे? जो पोलरीमीटर करता था प्रैक्टिकली वो बात हम थ्योरेटिकली कैसे जान पाएंगे? उसके लिए हमें 4-5 चीजें को देखना जरूरी है। बराबर है क्या? तो हम कल 1 बाय 1 चेक करेंगे। ओके, उसके बाद हम तुम्हें रिलेशन में लेके आएंगे इनेंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, मिजो कंपाउंड, रेशमिक मिक्सचर, आइडेंटिकल, ये रिलेशन बताएंगे और रिलेशन बताते समय ही बताएंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसको बोला जाता है। तो हमने अभी तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिफाइन नहीं किया है, बस अभी एक ही पॉइंट पढ़े हुए हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है। प्रैक्टिकली जान गए और थ्योरेटिकली कैसे जानेंगे। जब ये जान गए तो सोच लो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा। ओके, हैव यू एनी डाउट? देन टेल मी। इवनिंग लेक्चर 3:30 PM करो। ओ टाइम टेबल मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, टाइम टेबल बना के आते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल। अगर कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज थैंक्स एक्सेप्ट करो और एंजॉय करो।